पहले तो राम राम सर, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पे। थैंक यू श्वेता, बड़े दिनों के बाद आप दिखे हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, नमस्ते। बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया। आपसे ही सीखे हैं हम लोग। और क्योंकि आपका तारुफ कराने की तो जरूरत है नहीं, सभी आपको जानते हैं, हरियाणा की जनता अच्छे से। हरियाणा की राजनीति आप समझते हैं, रिसर्च वर्क भी इतना ज्यादा आप करते हैं, हर कोने में पहुंचते हैं। क्योंकि अभी अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव हुए हैं और सभी को यही जानने में इंटरेस्ट है कि आखिर एकदम से जो ये हवा चल रही थी कांग्रेस की, कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, और आ गई बीजेपी एक बार फिर से, तीसरी बार, क्योंकि सरकार बनाने जा रही है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, किसी इंटरव्यू में आप बोल रहे थे। एक आप ऐसे शख्स हैं जिनका मैंने सुना था कि सब कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। आपने कहा कि नहीं। मैंने आपका स्पेशली वो वीडियो देखा और उसके बाद ही ये प्लानिंग की कि आपके साथ तो चर्चा एक बनती है जरूर अब चुनावों को लेकर। आपने ही कहा कि नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो इस बार कुछ अलग दिख रहा है और आंकड़े अब कम दिख रहे हैं। क्या आपने ऐसा देखा कि जब सब कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और आप एक अलग थे जिन्होंने कहा कि नहीं? श्वेता जी, अब अपन की जो है तीन भविष्यवाणियां सही रही हैं, क्योंकि डेटाबेस हमने बोला है 2014 2019। हालांकि 2019 में हम थोड़े से गलत रहे, हमने 9-1 दिखाया था। लेकिन एक सीट जो रोहतक की थी वो हमने कांग्रेस को दिखाई थी। हम्म। और 2019 में तो आपने ही बात की थी मेरे से, मैंने कहा था हंग असेंबली आएगी, जब लोग 75 पार की बात कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव के दौरान जो है सारी एजेंसियां सही थी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज भी सही थी। सिर्फ एक बात में चूक हो गई, चुनाव के दौरान जो तत्कालीन कारण रहे उनके कारण, जो पिछले बड़े कारण थे, दीर्घकालिक जो कारण थे, उन्होंने अपना असर दिखाया। और जो नतीजे थे वो, मुझे लगता है कि 20 तारीख के आसपास आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ और नतीजे जो है बदलते चले गए। लास्ट में जब सेकंड करवट आई 1 तारीख के आसपास, तो नतीजे इस तरह के रहे। मुझे मेरे लगता है कि जो दीर्घकालिक कारणों की अगर हम बात करें तो दो दीर्घकालिक कारण हैं। एक तो संगठन, हम्म। बीजेपी जो है एक पार्टी के रूप में लड़ी, उनके पास एक संगठन है। खुद बीजेपी के भी लगभग 70 से 100 के आसपास संगठन है अलग अलग। और आरएसएस के भी 400 से लेके 500 के आसपास संगठन है, जिनके बारे में आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता कि ये आरएसएस इनको रन करता है या कोई और करता है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं। जबकि कांग्रेस जो है पिछले, ये मान के चलो कि 15-20 साल से उनका संगठन ही नहीं है। कोई ये कह नहीं सकता विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई मैं कांग्रेस हूँ। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर ये रहा। दूसरा बड़ा अंतर रहा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदलना। नायब सैनी किसान जाति से बिलोंग करते हैं, बीसी ओबीसी का चेहरा थे। लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रभाव रहा, खासकर करनाल में, अंबाला में और अहिरवाल की शहरी जो विधानसभाएं हैं उनमें सैनी बहुल काफी वोट है। लेकिन जो बीसी नाराज हुआ था बीजेपी से, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वापस आया। तो ये दो बड़े बात है। किसान आंदोलन का भी प्रभाव काफी कम हुआ, क्योंकि किसानों के बारे में नायब सैनी जी ने काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए और खुद वो किसान जाति से बिलोंग करते हैं। तो किसानों में भी ये हुआ कि देखते हैं भाई इनका काम करने का तरीका कैसा है। फिर एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले लिए। मनोहर लाल जी के कई फैसलों को उन्होंने पलटा भी। अपनी पार्टी का जो ये मान के चलो कि जो डिसीजन पहले मुख्यमंत्री ने लिए थे, उनमें से 70-80 फैसले उन्होंने पिछले 50-60 दिन के कार्यकाल में बदल दिए। तो ये दो तो दीर्घकालिक कारण है। और बाकी लगभग 8 से 10 जो कारण है वो चुनाव के दौरान के हैं। चुनाव के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग से है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस में गुटबाजी, और क्योंकि देखिए चुनाव तो जीते नहीं, उससे पहले ही सीएम कौन बनेगा उसको लेकर बयानबाजी हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हम देख रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा अलग कर रहे हैं, बेटे दीपेंद्र अलग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी नतीजे सामने आए थे, इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस को, इतना, और एकदम से धड़ाल गिर पड़ी कांग्रेस। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस ने जो है वो विधानसभा के संदर्भ में लिया, और यही उनसे बड़ी भूल हो गई। इन्होंने लालच, उत्तराखंड में भी यही स्थिति थी कमोबेश। मैं उत्तराखंड में काम कर रहा था, तब भी कांग्रेस जो है बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही थी। लेकिन कांग्रेस के लीडर सीएमशिप को लेकर, अपने आदमियों को टिकट दिलाने के लेकर इतने लालच में आ गए कि बीजेपी की सरकार उन्होंने प्लेट में रख के दे दी। ठीक ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ। जब खूब अच्छे से सरकार बना सकते थे तो गुटबाजी थी वहां पे, सचिन पायलट जी ने पूरी मदद नहीं की। और जो मुख्य ग्रुप था मुख्यमंत्री जी, शायद उन्होंने मदद लेनी भी नहीं चाहिए। सेम स्थिति यहाँ भी ऐसी थी। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी खूब अच्छे से जानते थे
कि हरियाणा में जाट जमा में हरिजन बराबर सरकार होती है। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को पिछले 3-4 चुनाव से अगर हम बात करें, जब से बीजेपी अपने फ्लो में आई है, तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिलता है और विधानसभा में उनका वोट प्रतिशत लगभग 10-20% तक कम हो जाता है। उन्होंने इसी आंकड़े को समझा। और ये लोकसभा चुनाव की जो 5-5 की जीत थी, इस नतीजे को इन्होंने बड़े उत्साहित होकर अपने अपने ग्रुप बना लिए, अपने अपने ग्रुपों से उनकी टिकट किया। और कांग्रेस का ये एक बड़ी भूल और हो गई जो हाईकमान से है, फार्म भरवाए गए लोगों के करीब करीब मेरा मानना यह है कि 30 टिकटें ऐसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कि जो फार्म भरवाने वालों का कहीं पूछ ही नहीं हुई। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू कर दिया गया। जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू करना था तो उन सीटों के ऊपर फार्म ही क्यों भरवाए इन्होंने। कुछ ऐसे लोगों को भी टिकटें दे दी गई जिन्होंने फार्म अप्लाई नहीं किए थे। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, दे दी। फोगाट को दे दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में भी बड़ा हार का कारण बना है कांग्रेस के लिए। इसमें यह हुआ कि 8-10 टिकटें ऐसी थी जो बदली जानी चाहिए थी। एज राहुल गांधी का जो फैसला था एज ग्रुप का, उसमें ये मान के चलो कि बेरी की सीट बदली जानी चाहिए थी, गोहाना की बदली जानी चाहिए थी। कुछ सीटें ऐसी थी जहां एंटी इनकम्बेंसी थी कुछ विधायकों के प्रति, उनकी सीट बदलनी चाहिए थी या उनको या उनकी टिकट काटी जानी चाहिए थी। बीजेपी ने बड़े हार्ड फैसले लिए। 16 ऐसे व्यक्तियों की, या तो वो मंत्री थे या एमएलए थे, मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, उनकी भी टिकट काट दी अगर वो विनिंग नहीं थे। तो ये बड़ा फर्क था। और रही बात आपकी मुख्यमंत्री शिप को लेकर, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनना था, लेकिन इन्होंने इस जल्दबाजी में कि मैं दिखा दूं लोगों को कि मैं बन रहा हूं, इन्होंने इलेक्शन को जाट नॉन जाट कर दिया। दो बड़े रीजन हैं। मैं इसमें ये मानता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति और नारनौंद का वो बुढ़ा, जिसने बुजुर्ग आदमी जिसने शैलजा के बारे में जातिगत अभद्र टिप्पणी की और जिसको बाद में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। बिल्कुल, और मैं इसी बात नारनौंद पे आपके पास नार आने वाली थी कि सैलजा वाला जो ये मुद्दा है, क्या ये भी एक फैक्टर है कि जो कांग्रेस को कम बिल्कुल, सीटें आई हैं? ये श्वेता बहुत बड़ा मुद्दा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जिसने इस इलेक्शन को जाट और नॉन जाट में कन्वर्ट कर दिया। ये घटना है जिस दिन टिकटें अनाउंस हुई थी, शायद 11 तारीख थी, 11 तारीख की हुआ भद्र टिप्पणी थी। और सबसे बाद में जो टिकट अनाउंस की गई वो नारनौंद की थी। नारनौंद की टिकट जो है शैलजा जी पहले ही घोषित कर चुकी थी। अगर शैलजा जी पहली कोई टिकट मांगती तो वो नारनौंद से होनी थी, डॉक्टर अजय सिंह की होनी थी, जिसके बारे में बाद में कहा कि हेलीकॉप्टर से टिकट आई है, ये हुआ है, अभद्र टिप्पणी की गई और शैलजा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, यानी सार्वजनिक जो जनसभाएं हैं या प्रचार है उससे दूर कर लिया। वो 23 तारीख को प्रकट होती हैं। इस बीच बीजेपी समर्थित लगा लो या बीजेपी का पोषित लगा लो या दूसरी जो मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उन्होंने भी इस बात को फोकस करना शुरू कर दिया कि शैलजा जी नाराज हैं। और बीजेपी के समर्थित जो मीडिया संस्थान है उन्होंने इस बात को चलाना शुरू कर दिया कि 25 तारीख को शैलजा जी नरेंद्र मोदी की गोहाना रैली में बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। और जब हम फील्ड में थे 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक, हम्म। जो हरिजन वोट बैंक है या अनुसूचित वोट बैंक है जिसमें वाल्मीकि भी आ गए हैं, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 25 को डिसीजन करेंगे भाई, अभी नहीं बता रहे किसको वोट कर रहे हैं। जब हम सैंपलिंग कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो कितना बड़ा बदलाव हुआ उसको देखकर ही पहले हरिजन बदलाव हुआ, फिर जो 50-50 था वाल्मीकि उसमें बदलाव हुआ, जो धानक जाति का वोटर है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ था, वो तो था ही था, उसको देखकर बैकवर्ड भी वापस चला गया। जो बीजेपी के शासन से नाराज था, 10 साल की ज्वाइंट इनकम्बेंसी थी, उससे वो वापस चला गया बीजेपी के पास कि भाई कम से कम बीजेपी में इस तरह की कोई अपमानजनक स्थिति तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़े फैक्टर के रूप में अगर कोई काम किया है तो शैलजा जी वाला जो प्रकरण है उसने बड़ा काम किया है। और भी कई मामले हैं इसमें, जैसे रणनीतिक अगर बात है, बीजेपी ने बड़ी सावधानी से साइलेंटली हर एक विधानसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाई और एक एक दो दो कैंडिडेट ऐसे खड़े किए जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर दूसरा बड़ा डिसीजन ये किया कि मुख्य विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पे थी, इनेलो नंबर 2 पे थी, बीएसपी नंबर 3 पे थी, जेजेपी खत्म हो चुकी थी, उसका भी अलायंस करवाया। यानी बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनेलो और बीएसपी का गठबंधन करवा रही है, बीजेपी का गठबंधन करवा रही है चंद्रशेखर राव के साथ। और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस बने बनाए अपने गठबंधन को तोड़ रहे हैं।
जो आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, जिस गठबंधन के दम पर उन्होंने 5-5 की जीत दर्ज की थी, उसको वो लोग तोड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि रणनीतिक रूप से जो है वो बीजेपी कामयाब रही है और कांग्रेस जो है वो फेल रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने बड़ा लाभ जो है वो बीजेपी को दिया है। फिर एक बड़ा फर्क था चुनाव प्रबंधन का। कांग्रेस ने जो है कर्नाटक के सुनील को हायर किया, जो साउथ में जीत के बड़े हीरो रहे थे। उस शायद उसको हरियाणा की डेमोग्राफी के बारे में, टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं रही होगी, या बदलते मिजाज की जानकारी नहीं रही होगी। और दीपेंद्र जी ने शायद इंडिपेंडेंटली आईपैक को हायर किया हुआ था। तो दोनों ही जो एजेंसियां थी वो ऐसी थी जो बाहर की थी, जिनके पास बहुत ज्यादा हरियाणा का अनुभव नहीं था, हरियाणा के लोगों को मिजाज जानने का नहीं था। जबकि बीजेपी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के ऊपर, आरएसएस की फीडबैक के ऊपर, और स्थानीय रिसर्च जो स्कॉलर थे, जिन जो डाटा कलेक्शन करते थे, उनकी फीडबैक के ऊपर उन्होंने डिपेंड किया। बड़ा फर्क पड़ा। एक तत्कालीन कारण और रह गया है, हम्म। नौकरियों वाला। बीजेपी का जो सबसे मुख्य चुनावी मुद्दा था वो बिना खर्ची और पर्ची वाला था। उन्होंने अपने आप को ये बताया कि भाई हमने जो नौकरियां दी हैं सरकारी, वो बिल्कुल बिना भेदभाव के दी हैं। जबकि कांग्रेस के जो नेता थे दो, खासकर नीरज शर्मा और कुलदीप शर्मा, वो बिल्कुल बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा था चुनावी, उसको पोषित कर गए, ये कह के कि भाई हम हाँ। नौकरियां वर्कर्स को देंगे, बांटेंगे। तो मुझे लगता है कि